आइए प्रिय साथियों, हम लोग सामान्य ज्ञान भाग 2 की 18वीं कक्षा पे पहुंच गए हैं। अपने वादे के मुताबिक 2 क्लास पीछे, यानी आज है 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी 2023 अपने आप में मिसाल कायम होने जा रहा है। जो हमने सोचा नहीं वो हो रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन लग रहा है कि ये कल नहीं परसों, यानी आज है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन पूरा हो जाएगा। आज भी हम 2 प्रश्न लाए हैं, एक 150 शब्द में और एक 250 शब्द में। एक का संबंध इकोलॉजी से है और दूसरे का संबंध ज्योग्राफी से है। दोनों ही प्रश्न IAS 2022 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। IAS मेन एग्जाम 2022। ध्यान दीजिए। पहला सवाल, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। है तो सवाल इकोलॉजी का, लेकिन आपसे वो जानना चाहते हैं कि आप कानून के जानकार हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को देखते रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर हालिया सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से जजमेंट हैं, या पारंपरिक रूप से कुछ पिछले दशकों में वो कौन से जजमेंट हैं जिन्होंने पर्यावरण के महत्वपूर्ण इशू पर ध्यान खींचा ही नहीं है, बल्कि उस निर्णय ने कार्यपालिका को बाध्य किया है कि उपयुक्त पर्यावरणीय संरक्षण के लिए, उपयुक्त पर्यावरणीय वायुमंडल के लिए आवश्यक वो कानून बनाए। ठीक है, इसी चीज की आपके ज्ञान की परीक्षा है इस उत्तर में। तो आइए देखते हैं। पर्यावरण समस्या के संविधानीकरण का अर्थ पहले बताएं। देखिए, मैं यही कहता हूं, प्रश्न समझें और पहले ही लाइन में इसको सरल कर दें पानी की तरह। तो उस प्रश्न में अगर देखें तो सबसे मेन टर्मिनोलॉजी क्या है? पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण। इसको आप पहले बता दें कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, तब आगे लिखें। तो देखिए, पर्यावरण समस्या के संविधानीकरण का अर्थ है पर्यावरणीय समस्या को व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ जोड़ना, अथवा सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी को मूलाधिकारों में रूपांतरित करना, ताकि पर्यावरणीय समस्याओं पर सार्थक ध्यान आकर्षित किया जा सके। हमें नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाली बात है। इतना मैच्योर दिमाग के हैं आप लोग। कई मामलों में हम भले आपको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, कई मामलों में तजुर्बे आपके और बेहतर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अहम ब्रह्मास्मि नहीं। ठीक है, आइए। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, ये वो जजमेंट है जो करीब 3 दशक पहले दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट आपके उत्तर में होना चाहिए। क्यों? देखिए, सुभाष कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यानी लाइफ को फंडामेंटल राइट में कंसीडर किया इस केस में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। और इसमें सबसे मेन लाइन प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। तो ये पहला केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने 1991 में। फिर से नाम सुनिए, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। अगर मान लीजिए कोई यस से लिख रहे हैं तो भी डालें। पर्यावरणीय मुद्दों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के विचारों को पुष्ट करें जजमेंट से उसके। और दूसरी बात, इसी के करीब 7 साल पहले 86 में ही प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर यह केस बहुत चर्चा में रहा, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये सन भूलिएगा नहीं, 1986, क्योंकि ये एक ऐसे वकील हैं मेहता साहब
कि इनका हर साल लोक हितवाद PIL लगा रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 86 में है ये केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत पेश किया। इसने सक्षम किया कि अब खतरनाक उद्योग पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसी बाद में ही वो जानते हैं, भगवती वाले केस में जस्टिस भगवती थे, इन्होंने क्या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत यानी कठोर दायित्व को, जो कौन सा केस था, ये जो कठोर दायित्व के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले चीज को बदल के पूर्ण दायित्व में कनेक्ट किया था, यही वो केस था 86 वाला। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस। और तीसरा, इन्हीं MC मेहता के साहब के सहारे अब आप 2020 का जजमेंट देखें, स्वच्छ वायु का अधिकार। ये क्यों हुआ? NCR में देख रहे हैं वायु प्रदूषण, स्मॉग लगाने, एक धुआं छाटने के लिए मशीन लगी है वहां। कौन सा एरिया है, शायद नमवा में भूल रहा हूं, दिल्ली में ही ये वो प्लेस है जहां वो लगा है, सबसे बड़ी मशीन है जो वायुमंडल को साफ करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था HJS में, मेंस में, कि वो कहाँ लगी है। देखिए, नागरिकों के स्वच्छ वायु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और NCR क्षेत्र में MC मेहता बनाम भारत संघ, बहुत दिन के बाद फिर आए 2020 में केस लेकर, और जी इसमें उन्होंने क्या बाद में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, GRAP, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, यानी कुछ ऐसा करिए जिससे वाकई में वायु प्रदूषण कम हो, एक्शन में आइए, पेश किया, जिसने धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना सुनिश्चित किया। इसी GRAP के तहत जितने इंडस्ट्री के काम दिल्ली खास में चल रहे थे रोक दिए गए, पत्थर कटाई का काम रोक दिया गया, मतलब ट्रकों का आवागमन रोक दिया गया। इतना वहाँ पोल्यूटेड, वहाँ का वातावरण दिल्ली का इतना पोल्यूटेड है, वायु प्रदूषण मतलब पूरे विश्व के सबसे गंदे शहरों में उसका नाम है। आप सोचिए कितनी भयानक स्थिति है, वहाँ श्वास लेने में दिक्कत है, और ये ऊपर से कोरोना जैसी महामारी में दिल्ली में देखे थे जब से ऑक्सीजन कम पड़ा था, कैसा हाहाकार मचा था। तो वो चीज़, इस केस को जरूर डालें, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, और इसमें ये चीज़ जरूर ऐड करें, ये टर्मिनोलॉजी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, और ब्रैकेट में लिखें कैपिटल G, कैपिटल R, कैपिटल A, कैपिटल P, ब्रैकेट बंद करें। हिंदी में फिर देखें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इसी के तहत वो सारे कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में हुई। और प्रतिपूरक वनारोपण का अधिकार, पर्यावरण से ही टच, ये भी एक प्रकरण है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने वन आरोपण यानी जंगल लगाइए, जुटाई गई धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण C, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल M, कैपिटल P, कैपिटल A की स्थापना की। तो ये जो है CAMPA, इसी का पूरा नाम है। C से प्रतिपूरक, वनीकरण, M जो है A एनिमल, समझ रहे हैं, वनीकरण कोष प्रबंधन मैनेजमेंट, P प्लान, और प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी। तो ये प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण एक संस्थान की स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में करवाई, कि जो भारत सरकार इसमें मद में पैसा खर्चा करती है उसका कोई सिस्टमेटिक होना चाहिए, कि कितना वन कहाँ लगा, कितना पौधारोपण, कितना उसमें कार्यवाही हो पाई इत्यादि। तो एक टॉपिक ये भी है कि प्रतिपूरक वन आरोपण का अधिकार के लिए ये जो संस्था है CAMPA एक्ट 2016 के तहत जिसको कवर किया गया है, ये अधिनियम पास किया है संसद ने, CAMPA एक्ट संबंधी प्रावधान अनिवार्य हो गए हैं। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इस एक्ट में 16 वाले में, उसको आवश्यक रूप से लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट लिखें, क्योंकि 150 शब्द में ही लिखना है आपको। इस प्रकार मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के पर्यावरण के अधिकार को गरिमामय जीवन के अधिकार के तहत संरक्षित करने के लिए कानूनों और न्यायिक घोषणाओं के प्रावधान को प्रभावी ढंग से नियोजित किया है। तो कुछ खास नहीं था, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट पे बेस्ड था। उत्तर ऐसे लिखने हैं, इस प्रकार आपका ध्यान खींचा। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी। यहाँ थोड़ा सा है, जो भी थोड़ा सा समझाने वाली बात है आएगी, उसको आगे मैं डील करूँगा। देखिए उसमें डायग्राम भी उतना बना है। क्या है ये? ज्योग्राफी का सवाल है। सवाल पूछा गया था कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे? आपने खूब प्री में पढ़ा होगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, वर्षा कहाँ होती है, किस मंडल में, खूब रटे हैं।
लेकिन अब आपसे पूछा है प्रक्रिया, वो भी 250 शब्द में, और 15 नंबर में पूछा था। तो 15 नंबर के लिए 250 शब्द कहाँ से लाएंगे? केवल इतना बताने से कि समताप मंडल में होता है ओजोन परत है, तैयारी करनी पड़ेगी और ढंग से। तो चाहे वो बर्नवाल पढ़िए चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, इससे मतलब नहीं, आपको ठोस आना चाहिए 250 शब्द। आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन लिखकर अगर अभ्यास किए हैं ज्योग्राफी में तो आपको ये बहुत मदद करेगा। ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली और सबसे निचली परत है। ये जो देख रहे हैं, ये घर है, ये पेड़ पत्ते हैं, इसके ऊपर की पहली परत क्षोभ मंडल है। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यहाँ आगे आते हैं। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 75 से 80% क्षोभ मंडल में है। पूरा वायुमंडल में धूल, गैस, गण, जलवाष्प इत्यादि है सारा को अगर एक द्रव्यमान समझ रहे हैं ना, द्रव्यमान मतलब क्या होता है, उस द्रव्यमान को अगर कैलकुलेट करें तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्षोभ मंडल में ही जो कुछ है उसी पर भारित है। 75 से 80%, जहां अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ऐसे लिख देने से काम नहीं चलेगा, रटा रटाया हो गया। अब कारण दीजिए, मौसम अल्पकालिक तापमान, वायु और वर्षा की स्थिति को संदर्भित करता है। आप 2 लाइन में क्या बता रहे हैं? मौसम किसे कहते हैं? मौसम अल्पकालिक तापमान यानी थोड़े समय का टेम्परेचर जो घटता बढ़ता रहता है, वायु हवा और वर्षा की स्थिति को संदर्भित करता है। इसको मौसम कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। आज यहां हम लोगों के यहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी, समझ रहे हैं? अब जब ऑस्ट्रेलिया में ठंडक पड़ने लगती है तो हम लोग गर्म हो जाते हैं। तो वो जो सिचुएशन है, मतलब एक जगह पूरे भौगोलिक स्थिति पर एक समान स्थिति नहीं होती, तो उसे मौसम कहते हैं। मौसम संबंधी घटनाओं के निर्धारण में क्षोभ मंडल का क्या महत्व है, समझें। यही उत्तर का सबसे क्रक्स पॉइंट है जिसको लिखना जरूरी है कारण से साथ। सबसे मेन थ्योरी ये जानिए कि जब यहां से आप उठते हैं, अंतरिक्ष यहीं से, जमीन के ऊपर से ही अंतरिक्ष माना जाता है। आप जब क्षोभ मंडल पे आते हैं लगभग 16 किलोमीटर ऊपर, तो वहां ऊंचाई बढ़ने से क्षोभ मंडल में तापमान कम हो जाता है। ये सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्षोभ मंडल है और ये समताप है। इतने में जब आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, तो पृथ्वी का जो यहाँ नीचे तापमान है, इसकी अपेक्षा यहां कम होने लगता है पूरे क्षोभ मंडल में तेजी से। क्यों? ये तापमान कम होने लगता है जिससे जलवाष्प और वायुमंडलीय परत बनी रहती है। तो ये क्षोभ मंडल में हमेशा जलवाष्प धुंध सी बनी रहती है, बहुत भारी मात्रा में बादल हमेशा बने रहते हैं उसी की वजह से, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होता है। यही कारण है कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 99% जलवाष्प वहां होता है और वहां बादल भी होता है। और साल पूरे अधिकांशता बादलों का वो स्रोत है क्षोभ मंडल, जो मौसम की घटनाओं को प्रेरित करता है। ये तो रही नेचर की बात, लेकिन प्रक्रिया ये कैसे होती है? केवल वहां बादल या तापमान कम होना मात्र कारण नहीं है। अभी और समझिए, ओजोन हवा के तापमान को बढ़ाने के लिए समताप मंडल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। आप जानते हैं समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो ऊपर से सूर्य का रोशनी आ रहा है, ये पूरा गर्म हो जाता है। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, तो ऊपर वाली गर्मी का असर जब इस कम कम हीट वाले जहां बादल और जलवाष्प है पड़ता है, तो वो क्या होते हैं? संघनित होने शुरू हो जाते हैं। ध्यान से देखिए आगे, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार समताप मंडल में तापमान आमतौर पर इससे ज्यादा होता है। ऊंचाई बढ़ने पर जहां यहां से एक बार घटा फिर बढ़ने लगता है। समताप मंडल एक अवरोधक का कार्य करता है, यानी ये चीज ऊपर नहीं जा पाती, और जो हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति को रोकता है। जब ऊपर गर्मी ज्यादा होगी यानी दबाव क्या हो गया? हल्का हो गया, तो ये जो चीज है ये ऊपर गतिमान नहीं हो पाएगी, ऊर्ध्वाधर गति को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी की सतह से वाष्पित जल क्षोभ मंडल में आकर संघनित होता, मैंने कहा ना, और एक अस्थिर वातावरण का निर्माण करता है। क्षोभ मंडल में वैश्विक वायु राशियां वाताग्रों के कारण, वाताग्र मतलब चक्रवातीय घटना है जहां 2-4 हवाएं टकरा रही हैं आपस में। पूरे विश्व के ऊपर क्षोभ मंडल है, पूरे विश्व के ऊपर समताप मंडल है, ऐसा तो है नहीं केवल इंडिया के ऊपर है। तो वो कैसी हवा? सारी हवाओं के बीच में यहाँ क्षोभ मंडल में हमेशा मौसमी घटनाएं घटती रहती हैं, जिसके गरज चमक के कारण तूफान, बवंडर और बर्फीले तूफान जैसी घटनाएं मौसम की जुड़ी हुई होती हैं। लास्ट में उत्तर लिखें,
जलवायु परिवर्तन के कारण, अब समझ रहे हैं जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, जहाँ से वाष्प सही समय पे होना चाहिए नहीं हो रहा है, मतलब कुमौसम की बारिश, कुमौसम का ठंडी, बिफोर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है मौसमी, ये जो पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और मौसम की प्रकृति बदल रही है, जिससे क्षोभ मंडल में असामान्य मौसमी घटनाएं हो रही हैं। जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है, जब सूखा नहीं पड़ना चाहिए तो सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे इसको केवल इतने कहने से नहीं, उदाहरण दीजिए आजकल क्या हुआ, जैसे हीट वेव्स हाल ही में यूरोप और भारत में आया, तो हीट वेव्स पे टिप्पणी पूछ सकते हैं। गर्म हवाओं का थपेड़ा केरल में ज़्यादा महसूस किया गया है भारत में, हीट वेव्स, और यूरोप में तो था ही पूरा, मतलब वहाँ के लोग चूँकि गर्मी, ठंडा प्रदेश है, गर्मी ज़्यादा झेल नहीं पाते। ये जब अब की बार हीट वेव्स आया तो उनकी मतलब ऐसी तैसी हो रही थी, आदि घटित हो रही। इसलिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव सतत विकास लक्ष्य 13, यानी इसमें 13 ग्राउंड हैं जिसको प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअस सतत विकास के 13 लक्ष्यों को पाने में ये बाधा बन रहा है। निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उत्तर में जो प्रश्न पूछ रहा है उसके सारे टर्म्स को पूरा करें, समझाने का प्रयास करें, शब्दों की सीमा पर ध्यान दें, तो आपका उत्तर ऑटोमेटिक सटीक जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास पूरा। 19वीं क्लास लेके कल बृहस्पतिवार के दिन आएंगे और आखिरी क्लास शुक्रवार के दिन आएगी, और आपसे राम राम जी कहने का वक्त आएगा। ठीक है, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।